हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल टाइम्स में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी टैक्स पेयर के लिए और जितने भी एडवोकेट्स या जो भी अकाउंटेंट जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि इसमें जो नोटिस स्क्रूटनी के अंदर आने शुरू हो चुके हैं उसका एक पूरा ब्रीफ कि किस किस सेक्शन में असेसमेंट होना है और किस सेक्शन में कौन सा असेसमेंट होना है उसका आज हम एक इंट्रो देंगे, उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। उसके अलावा एक और वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम ये देखेंगे कि स्क्रूटनी अगर आती है अंडर सेक्शन 61 तो उसका हमें रिप्लाई किस तरह से देना है, ठीक है, और स्क्रूटनी किन किन केसेस में कैसे कैसे आ सकती है वो भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 12 और जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट। देखिए अभी क्या हुआ है कि जब से जीएसटी शुरू हुआ है 2017-18, 2018-19, 19-20 के स्क्रूटनी के नोटिस आने शुरू हो गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने असेसमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैप्टर 12 में चैप्टर 12 में असेसमेंट के बारे में हमें डेफिनेशन दी गई है। अब क्या है वो डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, ये सेक्शन 2 क्या कहता है इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि असेसमेंट क्या है। डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, summary assessment and best judgment assessment। तो there are 5 types of assessment, ठीक है, यानी कि असेसमेंट के टाइप्स कितने 5 टाइप्स हैं। अब सबसे पहला जो आता है सेक्शन 59 में वो आता है क्या, सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट है क्या, देखिए इसमें क्या बोला गया है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस द टैक्स पेबल अंडर दिस एक्ट एंड फर्निश ए रिटर्न for each tax period as specified section 39। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि सेक्शन 39 और सेक्शन 59 एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सेक्शन 39 में हम जीएसटीआर 3B जो फाइल करते हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि जीएसटीआर 3B में हम जो भी टैक्स अपने अकॉर्डिंग सेल्फ असेस करते हैं उसको सेक्शन 59 में सेल्फ असेसमेंट किया जाएगा कि हमने जो सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग जीएसटीआर 3B में अपना टैक्स टेबल जो है जितना हमने दिखाया है क्या वो सही है या नहीं, वो अंडर सेक्शन 59 में चेक होगा। इसके बाद आता है प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है, अब ये प्रोविजनल असेसमेंट क्या है मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं। तो प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है कि एक कोई भी फर्म है और उस फर्म का ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उसके गुड्स या सर्विस पर क्या टैक्स एप्लीकेबल होने वाला है, क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक रेट से वो अपना टैक्स देता है और इन फ्यूचर जब अगर उस टैक्स से ज्यादा लायबिलिटी निकलती है, मान लीजिए कि उसने 6% के अकॉर्डिंग टैक्स दिया बट उसकी लायबिलिटी बनती थी 8% की, तो 2% उसे टैक्स देना होगा प्लस 18% इंटरेस्ट के साथ वो टैक्स जमा करना होगा। अगर हम इसके अपोजिट बात करें, मान लीजिए उसने 8% टैक्स जमा किया है बट इन फ्यूचर जब पता चला कि 8% डिपॉजिट नहीं करना था, 6% करना था, तो हमें 2% का रिफंड मिलेगा विद 6% इंटरेस्ट के साथ हमें वो रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने सबसेक्शन 1 में यही बोला है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 वेयर द टैक्स पेबल is unable to determine the value of goods। ये देखिए unable to क्या है, unable to determine the value of goods or service or both determine the tax rate of applicable thereto। ठीक है, यहां तक इसमें आगे बोला है he may request the proper officer in writing giving reasons for payment of tax on a provisional basis। यानी कि वो क्या करेगा, एक जो हमारे ऑफिसर होंगे उनसे क्या करेगा, एक लेटर पे लिखवाकर अपने साइन करेगा और ऑफिसर के साइन कराएगा और एक स्पेसिफिक रेट से प्रोविजनल बेसिस पे क्या करेगा, वो टैक्स देना शुरू कर देगा।
अब आगे क्या बोला है, विद इन ए पीरियड नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट, allowing payment of tax on provisional basis at such rate or on such value as may be specified by him। तो उसे वो लेटर लिख कर देगा, उसके बाद वो प्रॉपर ऑफिसर से चेक करेगा और 90 डेज में वो उसका रिप्लाई देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उस पेमेंट का जो भी उसे टैक्स डिपॉजिट करना है उसके अकॉर्डिंग वो डिपॉजिट करेगा, जो स्पेसिफिक रेट वो डिसाइड करेंगे। सेकंड क्या कहता है, the payment of tax on provisional basis may be allowed if the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed and with such surety or security as the proper officer may deem fit, binding the taxable person for payment for difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisional assessed। तो इसमें यह कहा गया है कि पेमेंट ऑफ टैक्स जो होगा वो प्रोविजनल बेसिस पे तो होगा, अलाउ किया जा सकता है, लेकिन जो टैक्सेबल पर्सन है एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, यानी कि वो एक बॉन्ड साइन करेगा, जो ऑफिसर होगा वो उसे एक बॉन्ड साइन कराएगा और उस बॉन्ड में क्या है कि उसमें बॉन्ड में वो सिक्योरिटी रखवाई जाएगी कि जितने का टैक्स डिपॉजिट हो रहा है एज द प्रॉपर ऑफिसर में डीम फिट, जो भी उसे ठीक लगेगा। जैसे 15 लाख का एक बॉन्ड साइन करा दिया कि हाँ 15 लाख की अगर लायबिलिटी निकलती है तो 15 लाख का बॉन्ड साइन हो जाएगा ताकि आप फ्यूचर में 15 लाख का टैक्स पे कर सकें। बाइंडिंग द टैक्सेबल पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ टैक्स एज मे बी फाइनल असेस्ड, यानी कि जब फाइनल असेस्ड होगा उस कंडीशन में और जो अमाउंट उन्हें प्रोविजनल बेसिस पे असेस किया है, अगर उनमें फाइनल में जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, उसका पेमेंट किया जाएगा, आइदर रिफंड मिलेगा या उसका पेमेंट किया जाएगा, इसका एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा। अब ये थर्ड क्या कहता है, सेक्शन 60 का सबसेक्शन 3, द प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन of the order issued under subsection 1 pass the final assessment order after taking into account such information as may be required for finalizing the assessment। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है provided that the period specified in subsection on sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing be extended by joint commissioner or additional commissioner for further period not exceeding 6 months by commissioner of such further period not exceeding 4 years। यानी कि ये प्रोविजनल बेसिस पर जो हम टैक्स पे कर रहे हैं और उसके लिए जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है तो उसको वो कितने टाइम में बढ़ा सकता है, कितने टाइम तक और बढ़ा सकता है, 6 मंथ के लिए बढ़ा सकता है। और उससे अपर ऑफिसर जो है ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर उसे कितने साल, कितने 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं, और जो कमिश्नर होगा और वो उसे कितने साल के लिए बढ़ा सकता है, मैक्सिमम 4 साल, यानी कि इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। आगे है द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। अभी देखिए मैंने बोला था कि इंटरेस्ट पे करेगा एनी टैक्स पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर प्रोविजनल असेसमेंट बट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ 39 और द रूल्स मेड देयरअंडर एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर subsection 1 of section 50 from the first day after the due date of the payment of tax in respect of said supplies, goods or service or both till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of order or for final assessment। तो देखिए सेक्शन 39 हमारा किसका है, सेक्शन 39 हमारा 3B का है। और सेक्शन 50 क्या कहता है, सेक्शन 50 कहता है कि अगर हमने कोई भी लेट पेमेंट की है तो उसका इंटरेस्ट हमें 18% के साथ पेमेंट करना होता है, 18% इंटरेस्ट के साथ उसे इंक्लूड करके डिपॉजिट करना होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर प्रोविजनल असेसमेंट में अगर कोई भी हमारी लायबिलिटी निकलती है, चाहे वो गुड्स हो या सप्लाई हो, तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमें 18% का इंटरेस्ट देना होगा अंडर सेक्शन 50 और सबसेक्शन 1। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू ए रिफंड। देखिए अगर उसे रिफंड मिलने की बात आती है तब क्या आएगा, और द फाइनल ऑर्डर और द ऑर्डर ऑफ फाइनल असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है
जो आपका रिफंड का सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 54 आपका रिफंड का सेक्शन हो गया, उसमें ये वाली बात कही गई है। सेक्शन 54 इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन सच रिफंड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 56, यानी कि अगर हमें कोई भी रिफंड मिलेगा तो वो अंडर सेक्शन 56 में इंटरेस्ट लगा कर दिया जाएगा, और रिफंड कब इशू होगा हमें, अंडर सेक्शन 54, यानी कि 54 में हमें रिफंड इश्यू होगा, और उस रिफंड पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगर हमने प्रोविजनल बेसिस पे क्या किया है, हमने टैक्स ज्यादा जमा किया। ठीक है, अब एक इसका छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट इज कैरिड आउट इन केसेस where a registered taxable person is unable to determine the value of goods or service or determine the tax rate applicable thereto। तो ये बोला है कि प्रोविजनल बेसिस पे क्या होता है कि जहां पर ऐसी कंडीशन आए कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अनेबल है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई वो करता है उसका रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन करने में वो अनेबल है, तो उस कंडीशन में क्या प्रोविजनल असेसमेंट होता है। टैक्स लायबिलिटी इज डिस्चार्ज ऑन प्रोविजनल बेसिस, यानी कि जो टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की जाएगी वो प्रोविजनल बेसिस पे की जाएगी टू फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। बॉन्ड नीड टू बी एग्जीक्यूट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट along with surety, security and prescribed by the specific, यानी कि एक सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कराई जाएगी उस बॉन्ड के साथ। द प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसे 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है और फर्दर 6 महीने के लिए, और मैक्सिमम जो कमिश्नर होगा उसे 4 साल के लिए बढ़ा सकता है। Once assessment is finalized, the taxable person become liable to pay the difference along with interest and for excess payment of tax applicable for refund to be made। अगर रिफंड बनता है तो मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी लायबिलिटी बनती है तो इंटरेस्ट के साथ हमें उसे डिपॉजिट करना होगा और एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। कंसेप्ट of provisional assessment was also present in the earlier indirect tax regime, यानी कि जो हमारे indirect tax का regime था उसमें भी provisional assessment का एक प्रोवाइडो था। अब आते हैं मेन हमारा जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का सेक्शन है वो है सेक्शन 61। इसमें 3 सेक्शन है और इन 3 सेक्शन में क्या कहा गया है वो भी हम ध्यान से समझते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज द रिटर्न एंड related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform him to the discrepancy notice if any in such manner as may be prescribed and seek his explanation there। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अगर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो उसको स्क्रूटनी करेगा उसकी, उसको चेक करेगा कि अगर कोई भी गलती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, नोटिस इशू किया जाएगा। ठीक है, उन रिटर्नों का स्क्रूटनी की जाएगी, नोटिस इशू किया जाएगा। वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि किस किस टाइप की स्क्रूटनी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली एंड नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन द रिगार्ड, यानी कि जो हमें नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस का हम जो उसे रिप्लाई फाइल करेंगे अगर वो एक्सेप्टेबल हुआ, ठीक है, एक्सेप्टेबल हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी फर्दर एक्शन हमारे अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा और उस नोटिस को वहीं के वहीं डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं बारी। इन केस नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड, अगर हमने कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जिससे कि ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं मिला तो क्या करेगा वो, within a period of 30 days or being informed by the proper officer of such further period as may be permitted by him, or where the registered person after accepting the discrepancy fails to take the corrected measures in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65, section 66, section 67, or proceed to determine the tax other dues under section 73 and section 74। तो ये क्या सेक्शन है ध्यान से समझेंगे, बट उससे पहले सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी उसे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए 30 दिन के अंदर अगर हम नहीं दे पाए, या जो हमने
डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्ट की हैं, अगर हम उसका रिप्लाई एक तरह से बिल्कुल करेक्ट नहीं दे पाए या प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67, 65 में क्या है, 65 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो 65 में उस फर्म का ऑडिट कराया जा सकता है, और सेक्शन 66 में उसका एक स्पेशल ऑडिट भी कराया जा सकता है, यानी कि कोई एक सीए अपॉइंट किया जाएगा और उसको उस फर्म का एक स्पेशल ऑडिट करने के लिए भेजा जाएगा। या सेक्शन 67 में क्या हो सकता है, सेक्शन 67 में एक ऐसी पावर दी गई है ऑफिसर को जो उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च करेगा और सीजर करेगा। अगर उसे लगता है कि ये फर्म गलत तरीके से चल रही है तो उसे बंद भी किया जा सकता है, उस पर ताला भी लगाया जा सकता है। और प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में से कितना डिफरेंस है कि सेक्शन 73 में अगर हमने कोई भी आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड की है तो सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग हमें उसमें टैक्स भरना होगा, और अगर हमने सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग फ्रॉड किया है तो हमें सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग ही उसमें टैक्स पे करना होगा। इसका एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं। The return will be scrutinized by the proper officer. Proper officer will inform the discrepancies and seek clarification from the taxable person. If explanation found satisfactory acceptable, no further action shall be taken. अगर बिल्कुल एक्सेप्टेबल या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दिया गया है तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन केस नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड, 30 डेज में अगर नहीं मिला तो क्या होगा कि जो पर्सन है एक्शन पीरियड और टैक्सेबल फेल्स टू टेक करेक्टिव एक्शन, द प्रॉपर ऑफिसर may take recourse to any following provisions। उन 30 डेज में क्या कर सकते हैं कि एक टाइम एडजमेंट के लिए भी हम एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम रिप्लाई नहीं करते हैं 30 डेज में तो वो हमारे अंडर क्या कर सकता है, देखिए अभी हमने ये बोला था कि प्रोसीड टू कंडक्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 65, यानी कि एक ऑडिट के लिए वो 65 में प्रोसीड कर देगा। दूसरा, डायरेक्ट द कंडक्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट करा जाएगा अंडर सेक्शन 66 में, जिसमें क्या किया जाएगा, एक सीए को हायर किया जाएगा या कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर किया जाएगा इसके लिए, उस फर्म का ऑडिट करने के लिए बाय कमिश्नर। और 67 में क्या है कि अंडरटेक प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 67 और इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये असेसमेंट है नॉन फाइलर, यानी कि जो भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट क्या है, असेसमेंट कराया जा सकता है। किस किस कंडीशन में है कि फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यानी कि उन्होंने 3B फाइल नहीं की अपनी, सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न फाइल नहीं की, सेक्शन 46 3B फाइल करने के बाद 15 डेज का एक नोटिस आता है कि अगर हम 3B फाइल नहीं की, जैसे लास्ट डेट होती है 20, नेक्स्ट मंथ की 20 डेट होती है, तो 20 डेट के 7 डेज बाद नोटिस इश्यू होता है सेक्शन 46 में, और 15 डेज का नोटिस पीरियड होता है। अगर उसमें हम अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। अब सेक्शन 44 में क्या है, अगर हम अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हम एक असेसमेंट में आ सकते हैं, यानी कि हमारा सेक्शन 62 में नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न में असेसमेंट किया जा सकता है। इसके बाद है वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश ए वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 में, said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but liability for payment of interest under subsection 1 of section 50 or for payment of late fees under section 47 shall continue। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन क्या हुआ है, फेल्ड फर्निश, मतलब वो 30 दिन के अंदर क्या कर देता है, अपनी रिटर्न को फाइल कर देता है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी नोटिस मिलता है तो क्या होता है कि उस असेसमेंट में ऑर्डर शैल बी डीम्ड, जो ऑर्डर होगा वो क्या मान लिया जाएगा कि विड्रॉन, यानी कि ऑर्डर कंप्लीटली मान लिया जाएगा कि वो ऑर्डर कंप्लीट खत्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि हमने लेट फाइल की है
39 में 3 भी लेट फाइल की है, 45 में फाइनल रिटर्न डेट भेजी है, 46 में हमने आफ्टर 15 डेज जो हमें नोटिस आया उसमें हमने रिटर्न लेट फाइल की है, सेक्शन 44 में हमने एनुअल रिटर्न लेट फाइल की है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम पेमेंट करेंगे टैक्स का तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा सब सेक्शन 1 में और 50 में, और उसके अलावा हमें क्या करना होगा, लेट फीस भी पेमेंट करनी होगी अंडर सेक्शन 47। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक छोटा सा ब्रीफ है, इसे बाद में देखेंगे। अब लास्ट इसमें आता है एक असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनका एक असेसमेंट किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे, जो सेक्शन 29 है और सब सेक्शन 2 है उनमें उनका क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया जाएगा उसमें। सेक्शन 44 में क्या है, एनुअल रिटर्न फाइल ना करने पर रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल किया जा सकता है, और उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन हमारा किया जा सकता है कि हमने क्यों फाइल नहीं की। ठीक, इसी तरह से समरी असेसमेंट है। कुछ स्पेशल केसेस हैं तो वो जब हमें फ्यूचर में अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस तरह से हमारे कितने सेक्शन हो गए असेसमेंट के चैप्टर में, एक बार देखते हैं। तो देखिए चैप्टर 12 में सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 59 में आएगा सबसे पहले। इसके बाद सेक्शन 60 में प्रोविजनल असेसमेंट होगा, यानी कि टैक्स रेट अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो हम एक प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा 61 जो हमारी स्क्रूटनी की रिटर्न है, इसमें स्क्रूटनी की जाएगी, चेक किया जाएगा, और अगर एक्सपेक्टेबल हुआ तो कोई वापस हमारे लिए अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमें टैक्स के साथ इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर, अगर हम कोई रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी असेसमेंट किया जा सकता है। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग या सेक्शन 44 में अगर हमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस कंडीशन में भी हमारा असेसमेंट किया जा सकता है। इसके बाद समरी असेसमेंट है, जो कुछ स्पेशल केसेस बताए गए हैं उनमें समरी असेसमेंट किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ असेसमेंट के बारे में जाना कि असेसमेंट किस किस कंडीशन में लगेगा, और जो हमारा मेन है सेक्शन 61 इसका हम एक इंटीमेशन एक ऑर्डर आया हुआ है वो देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स आएंगी जीएसटी में और उसका रिप्लाई कैसे दिया जाएगा, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर